गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन के साथ है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब नेपाल के बारे में पढ़ा था तो नेपाल में हम लोगों ने 1979 में जो नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रही थी डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेसी, उसके बारे में बात हो रही थी। अगर आप लोगों ने हमारे इस नेपाल सीरीज़ के लास्ट के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके उसे देख लें, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो हिस्ट्री है हम लोगों ने एक्चुअली में 1768 से लेकर के 1979 तक कंटिन्यू कर लिया है। तो ये बड़ा सा एक टाइम्स गैप है। इस टाइम फ्रेम को अगर आप समझ लेंगे लास्ट 2 वीडियोस देखकर तो ही आप आगे इस लेक्चर में इस वीडियो को समझ पाएंगे, इसका सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1979 के ह्यूज नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद 1980 में एक नेशनल रेफरेंडम किया गया। अच्छी बात है। और इसी नेशनल रेफरेंडम में एक क्वेश्चन को ही ज़्यादा फोकस किया गया और वो ये था कि क्या हमें रिटर्न करना चाहिए मल्टी पार्टी सिस्टम में, क्योंकि हमें पता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम बैन कर दी गई थी नेपाल में। अब ये रेफरेंडम होता क्या? रेफरेंडम बेसिकली एक ऐसा पब्लिक क्वेश्चन होता है जिसमें पब्लिक को या तो यस या तो नो में जवाब देना पड़ता है। आपको सिर्फ यस या नो में ही जवाब देना है। तो सवाल क्या रखा गया कि क्या नेपाल की डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी को वापस आना चाहिए, और उस पर जनता जनार्दन क्या करेगी, या तो हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी। बाद में देखा गया इस रेफरेंडम के बाद कि जो रेफरेंडम आया था उसकी पूरी की पूरी जो रिजल्ट थी वो एकदम रिग्ड थी, मतलब कि नकली थी, झूठी थी, बनाई हुई थी। और किसने बनाई थी? जो लोग पंचायत सिस्टम के फेवर में थे। पंचायत सिस्टम पुराने वाले किंग ने जो बनाकर रखा था पंचायत सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस पंचायत सिस्टम के अंतर्गत मल्टी पार्टी सिस्टम था ही नहीं। और रेफरेंडम में यह कहा जा रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम को लोगों ने रेफरेंडम में नहीं माना है। मतलब 45% लोग सपोर्ट करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम को, और माइन्यूट मेजॉरिटी से 55% में लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं पंचायत सिस्टम को। हालांकि ये जो रिजल्ट आया है रेफरेंडम का, जहां पे 55% लोग अभी भी पंचायत सिस्टम को बिलीव करते हैं, अभी भी नहीं चाहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम नेपाल में आए, ये लोग जो हैं 55% हैं। और ये माइन्यूट सा जो मेजॉरिटी में लोग जीते हैं, ये बिकॉज ऑफ द एलिजिडली रिग्ड रेफरेंडम। सो यहां पे भी डेमोक्रेसी का जो है कत्लेआम हुआ है। डेमोक्रेसी को हम लोग नहीं बचा पाए इस रेफरेंडम में भी। ऑल्दो रेफरेंडम जो है, जो प्रोसेस है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। और इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी हम लोग डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाए। खैर, जैसे तैसे 1981 आया और उसमें पहली डायरेक्ट इलेक्शन हुई। इलेक्शन ऑफ द पंचायत। ठीक है। और इसमें देखा गया कि जब पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुई तो 1/3 लोगों ने वोट दिया उन लोगों को जो लोग बैंड हुए पार्टी के मेंबर्स हैं, जैसे नेपाली कांग्रेस पार्टी। 1986 में दोबारा से डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और इसमें ये जो बैंड मेंबर्स हैं अलग अलग पार्टीज के, इनकी संख्या बढ़ने लगी। मोर मेंबर्स ऑफ द बैंड पार्टी गॉट इलेक्टेड इन द नेशनल लेजिस्लेचर। और ये जो है, इसकी वजह से जो लोग रॉयल सपोर्टर्स थे उनके बीच में दरारें पड़ने लगी। दैट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। अब आता है आप लोगों का सेकंड डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस जो 1990 से हुआ। यहां पे क्या हो रहा है? 1990 में पीपल्स मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेसी ये शुरू होता है। हम लोगों ने देखा है कि जो भी रिग्ड रिजल्ट आया था रेफरेंडम को, उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम को माना नहीं गया था, पुरानी वाली पंचायत सिस्टम को ही माना गया। और रिग्ड का बात इसलिए ज्यादा पुख्ता हो जाता है क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ पंचायत सिस्टम, अब भी फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट इलेक्शन जो पंचायत का हुआ था उसमें भी बैंड पार्टी के मेंबर्स ही ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि सब लोग जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को ही मान रहे थे। ये फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, जिसमें कई सारे बैंड हुए पार्टीज के मेंबर्स लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, ये इस बात का सबूत है कि जो रेफरेंडम हुआ था 1980 में, वो रेफरेंडम जो है वो बेबुनियाद था। उसका कोई वजूद ही नहीं है। उसका रिजल्ट जो है एकदम रिग्ड है। इसका मतलब ये कि सब लोग मल्टी पार्टी सिस्टम चाहते हैं डेमोक्रेसी में। और वही चीज होता है 1990 में जब पीपल्स मूवमेंट बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। रिस्टोर करने की बात करी, पहले भी थी ना, इसीलिए रिस्टोर करने की बात करी जा रही है। उस समय के किंग जो थे नेपाल में, उनका नाम था किंग वीरेंद्र। ही बाउज टू द पॉपुलर प्रेशर आफ्टर 55 डेज ऑफ नेशनल प्रोटेस्ट।
और देन ही लिफ्ट्स द बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। ये सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है ऑफ द पीपल जिन्होंने ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ऑफ रिस्टोरिंग द मल्टी पार्टी सिस्टम। उसके बाद फॉर्मेशन होता है एक इंटरिम गवर्नमेंट का, ऑब्वियसली लेड बाई कांग्रेस, और उस समय कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, नेपाल कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे के.पी. भट्टराय, विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सिविल सोसाइटी। स्वाभाविक रूप से जो किंग था, किंग बीरेंद्र, उन्होंने सारे अपने राइट्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो, ये उन्होंने वेस्ट कर दिया किस पे, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। उसके बाद एक 9 मेंबर कमिटी या कमीशन की बैठक होती है, उनको बनाया जाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने की बात करी जा रही है, और उसमें 3 अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं इन दिस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन। एक नेपाल के कांग्रेस, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टीज, तीसरा रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 1990 बनता है। उसको प्रोमोलगेट करते हैं किंग बीरेंद्र। बेस्ड ऑन दिस 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल, फर्स्ट जनरल, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है अंडर दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन मई 1991। ठीक है। उसके बाद इस इलेक्शन में पहली बार गिरिजा प्रसाद कोइराला ऑफ द नेपाली कांग्रेस फॉर्म्स द मेजॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग एक चीज को देखेंगे जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू के केसेस। नेपाल में कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू के केसेस, जैसे जुडिशियल रिव्यू केस 1, इसके बाद आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का केस 2, और फिर आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का केस 3। इन सबसे पहले एक चीज का बोलना जरूरी है कि ये जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? Judicial review maintains the constitutionality of executive and legislative actions. Judicial review maintain करता है constitutionality of executive and legislative action. It protects the fundamental rights of citizens. So review is a tool. It's a tool for social control. ठीक है। अब पहले जजेस केस में क्या हुआ, या पहले जुडिशियल रिव्यू के केस में क्या हुआ? अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, किंग्स रॉयल प्रेरोगेटिव्स, किंग की जो प्रेरोगेटिव थी, प्रेरोगेटिव मतलब प्रेरोगेटिव ऐसी राइट्स होती हैं जो एकमात्र एक इंसान के पास ही होती है, और वो राइट्स सिर्फ उसी के लिए ही बनाई गई हैं, सिर्फ वही एक्सरसाइज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे प्रेरोगेटिव रिट्स भी होती है जो सिर्फ प्रेसिडेंट इशू कर सकता है। प्रेरोगेटिव का मतलब ये होता है। तो प्रेरोगेटिव जो है कहीं कई जगह पे, जहां पे मोनार्किक है या जहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास होती है। हमारे यहाँ पे रिट्स जो है प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उन दोनों के पास रिट का जुरिडिक्शन, तो इसलिए हम ये कहना गलत होगा कि प्रेरोगेटिव है, क्योंकि प्रेरोगेटिव किसी एक की जब हाथ में होती है पावर्स तब होता है। हमारा रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें, जहां से शुरुआत होती है रिट्स की, वहां पे प्रेरोगेटिव सिर्फ किंग के पास थी, क्योंकि किंग यूज्ड टू बी द सिंबल ऑफ जस्टिस। यहां पे ऐसा नहीं है इंडिया के केस में। यहां पे क्या हो रहा है नेपाल में? लेट्स सी द फर्स्ट केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है? किंग्स रॉयल प्रेरोगेटिव रीअसर्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रूलिंग मतलब किंग की जो प्रेरोगेटिव थी वो किंग को वापस दी जा रही है बाय द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग। किंग्स अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर नॉट सब्जेक्ट टू द क्वेश्चन ऑफ द कोर्ट, मतलब किंग की जो अपॉइंटमेंट हो रही है एज एम्बेसडर, ये कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एक तरीके से किंग को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और किंग की अपॉइंटमेंट को लेकर जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती, मतलब इतना ही ज्यादा प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है। इसी के बेसिस पे किंग एडवाइज्ड टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। किंग एडवाइज्ड, क्योंकि किंग के पास वो प्रेरोगेटिव पावर है, तो वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। तो इसलिए अब किंग को लोग एडवाइस करने लगे, कौन? जो लोग गिरिजा प्रसाद कोइराला की सरकार के खिलाफ हैं, जो लोग गिरिजा प्रसाद सरकार को या नेपाली कांग्रेस को गिराना चाहते हैं, वो अब किंग से कह रहे हैं कि डिसॉल्व द पार्लियामेंट और एक नया इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करें आप। ठीक है, अब अपरेंटली क्या लग रहा है कि यहां पे जो लोग गिरिजा प्रसाद की सरकार को गिराना चाहते हैं वही लोग कर रहे हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि गिरिजा प्रसाद की जो सरकार है नेपाली कांग्रेस, जो वो खुद चाहती है, गिरिजा प्रसाद प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं
किंग को कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके एक नया इलेक्शन करिए। क्यों? कोइराला साहब को, या गिरिजा प्रसाद कोइराला साहब को अभी क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत यह है कि नेशनल कांग्रेस के अंदर एक फैक्शनल ग्रुप तैयार हो गया था, और ये फैक्शनल ग्रुप तैयार हो जाने की वजह से गिरिजा प्रसाद कोइराला अपने ही पार्टी में इनसिक्योर फील कर रहे थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को आप डिसॉल्व कर दीजिए और एक नए तरीके से इलेक्शन करते हैं। इस सुझाव को अपोजिशन पार्टीज ने सही नहीं माना। ठीक है, इस पर कई सारी चर्चे भी हुए। इसके बाद क्या होता है, सेकंड केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू होती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट रूल करता है इन फेवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पावर टू डिसॉल्व द हाउस। प्राइम मिनिस्टर का यह अधिकार है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट मानता है। एंड कॉल फॉर एन अर्ली इलेक्शन एज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी। मतलब मान लीजिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर हैं और मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन इतनी खराब है आज की तारीख में पार्लियामेंट में कि मेरा यहां पे टिक पाना मुश्किल है, मैं यहां पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये अधिकार है, मैं अपने इस हाउस को डिसॉल्व कर सकता हूं। और मैं सामने देख रहा हूं कि कोविड का सिचुएशन है, अगर मैंने तुरंत अभी हाउस को डिसॉल्व किया और तुरंत मैंने इलेक्शन करवा दिया, तो मेरे लिए फायदा यह है कि कई सारे नेता हैं जो लोग ऑपोजिशन में हैं, जो लोग यहां पे मेरे को रिप्लेस करना चाहते हैं, वो बिकॉज ऑफ सम रीजन अभी आ नहीं पाएंगे हाउस में, या उनके वोटर्स जो हैं वो घर से निकल नहीं रहे हैं, मतलब कि कोविड के डर से। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसका अगर हम फायदा उठा लें तुरंत इलेक्शन करवा करके, तो मैं दोबारा से अपना सरकार बना सकता हूं। तो समय का सदुपयोग और सर्कमस्टेंसेस का सदुपयोग करके इलेक्शन हम अर्ली करवा करके, जब ऑपोजिशन तैयार नहीं होगी तब हम इलेक्शन करवा के हम अपने प्राइम मिनिस्टर की सीट को वापस पाना चाहते हैं। और इस चीज को अगर सुप्रीम कोर्ट हामी भरता है, दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू ढंग से हो नहीं रहा है, जुडिशियल जो है वो जुडिशियरी जो वो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में जा रही है। अर्ली इलेक्शंस वर हेल्ड, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं एक नए बन के आए जो कि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से थे। उनका नाम है मनमोहन अधिकारी। ही बिकेम द फर्स्ट कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द मोनार्किक, मतलब कि इन द किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, अच्छा, अब 1995 में मनमोहन अधिकारी की जो सरकार थी एडवाइसेस द किंग टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, फिर से ये करना शुरू कर देता है, फिर से और एक्सेप्ट एन इलेक्शन डेट इन अ बिड टू वार्ड ऑफ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब देखिए, अगर हम नौकरी से निकालने जाने की रिस्क हम देखते हैं तो उससे अच्छा नहीं है कि हम रिजाइन कर दें। अब मनमोहन अधिकारी को लगने लगा कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने वाला है अपोजिशन की तरफ से, मतलब अपोजिशन आपसे हाउस में डिमांड करेगी कि आप प्रूव करके बताइए कि आपकी मेजॉरिटी है, और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आपको भगा दिया जाएगा। तो यार भगाए अगर जा रहे हैं तो उससे अच्छा ये नहीं है कि हम ये कहे कि हम भगाए नहीं, हम भाग रहे हैं खुद से, हम छोड़ कर जा रहे हैं खुद से। तो भगाए जाने से बेहतर ये कि हम छोड़ कर जा रहे थे, इसीलिए इलेक्शन को दोबारा से कंडक्ट कराएं और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, ऐसा कह रही है तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको, मनमोहन अधिकारी। एडवाइस कर रहे हैं किंग को। क्या आपको लगता है ये अपोजिशन पार्टी इसको मान लेगी? नहीं, अपोजिशन पार्टी इसके भी अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करती है। और जो तीसरा मुद्दा जो जुडिशियल रिव्यू में गया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन अधिकारी's recommendation in June to have the parliament dissolved for re-election was unconstitutional। ये तो एक अच्छी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने। दिस डिसीजन इज इन कॉन्ट्रास्ट टू 1994 डिसीजन विच वॉज इन फेवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब 1994 में जब जुडिशियल रिव्यू, मतलब इस वाले केस की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के फेवर में कहा था कि हाँ आप चाहे तो कभी भी जो है अर्ली इलेक्शन का डेट डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कह रही है। यहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस तरीके की हरकतें जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फलस्वरूप क्या होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया जाएगा, और यहां पे मनमोहन अधिकारी जो है वो फेल करते, उनकी सरकार गेट्स डिफीटेड इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक नया प्राइम मिनिस्टर बनकर आएगा आउट ऑफ ए कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल, जिनका नाम है शेर बहादुर दूबा। ठीक है, एक कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। ठीक है, अब 19, क्योंकि अभी देखिए यहां पे कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस कोalition में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी है और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस भी है, 4 लोगों की कोalition है 1990 से। और इन्होंने किसको हराया? मनमोहन अधिकारी को, जो कि कम्युनिस्ट थे। अब जो रिसेंट सरकार है, जो लेटेस्ट सरकार है, वो ये कोalition गवर्नमेंट है, CG, अभी यहां पे कोalition गवर्नमेंट है। इस कोalition गवर्नमेंट के खिलाफ 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट्स ये सबमिट करते हैं अपना 40 पॉइंट्स डिमांड टू द गवर्नमेंट, और एक अल्टीमेटम भी देते हैं कि अगर नहीं कर पाते देन देयर विल बी अ सिविल वॉर इन नेपाल।
जब कुछ होता नहीं है, इसकी बात मानी नहीं जाती है, कम्युनिस्टों की ये धमकी मानी नहीं जाती है बाय द कोalition गवर्नमेंट, तो क्या होता है, तो एक वॉर लॉन्च किया जाता है बाय द कम्युनिस्ट माओइस्ट्स इन फरवरी। और ये इतना खतरनाक हो जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है कि बाद में जो हमारी एक और पार्टी थी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, वो कहती है शेर बहादुर साहब से कि आप ये गद्दी छोड़ दें, क्योंकि शेर बहादुर गवर्नमेंट जो है वो इनफैक्ट लूज करती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा इन द पार्लियामेंट। जब पीपल्स वॉर शुरू हो जाता है तो पार्लियामेंट में सवाल उठ जाता है। सवाल ये उठ जाता है कि शेर बहादुर की सरकार एक माओइस्ट की जो धमकी थी उसको हल्के में ले लिया और पूरे देश में जो है एक सिविल वॉर चलने लगा। आपकी सरकार इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। और फिर शेर बहादुर की सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नेपाल की पार्लियामेंट में दोबारा हरा दिया गया और फिर से नेशनल कांग्रेस जो है वो है सेकेंड टाइम नेशनल कांग्रेस की जो सरकार है वो कोलैप्स होती है। और उसके बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र की जो सरकार है, प्रजातंत्र पार्टी, उसकी सरकार बनती है नेपाल में अंडर द लीडर ऑफ लोकेंद्र बहादुर चंद। अब ये लोकेंद्र बहादुर चंद की सरकार राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी से बनकर आती है, ठीक है। लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी नेपाल की स्थिति रही है, ये लोकेश बहादुर जो हमारे जो लोकेंद्र बहादुर चंद थे, लोकेंद्र बहादुर चंद की सरकार जो है फिर से गेट्स रिप्लेस्ड बाय सूर्य बहादुर थापा, हु वाज अ फैक्शन ऑफ द राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। जैसा होता रहता है, हर एक को लीडर बनना है, हर एक को लीडर बनना है, और इसी जद्दोजहद में ये कंटिन्यू होता रहता है, ये फाइट। तो शेर बहादुर दुबे किसको हटा के आए थे? मनमोहन अधिकारी सरकार को हटा कर आए थे। फिर शेर बहादुर को खुद हटना पड़ा और उनकी जगह पर आए लोकेंद्र बहादुर, और फिर लोकेंद्र बहादुर को हटा करके कौन आया? सूर्य बहादुर थापा। और अब ये सूर्य बहादुर थापा जो हैं उनको फिर से प्रेशराइज किया जा रहा है बाय गिरिजा प्रसाद कोइराला टू रिजाइन। और अल्टीमेटली जो है सूर्य बहादुर थापा फिर से किंग को एडवाइस करेंगे टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड सेट अ डेट ऑफ इलेक्शन। तो ये प्रथा चलती रहती है, अपने हिसाब से चल रहा है सब नेपाल में। सब लोग जो हैं जब भी मौका मिल रहा है किंग की पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। जनता जाए भाड़ में। और उसके बाद किंग सीक्स सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन। अब किंग को लगने लगा यार हम तो पपेट बन गए हैं, कोई भी आ रहा है प्राइम मिनिस्टर हमको अपनी तरह से यूज कर रहा है। तो किंग जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगता है ऑन द इश्यू साइटिंग द प्रीसीडिंग कॉन्ट्रडिक्टरी रूलिंग्स by the court. Supreme Court advises the Prime Minister does not have the power to dissolve the Parliament. ये एक मेजर लाइन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला किंग को। उसके बाद जो है सूर्य बहादुर थापा रिजाइन कर देते हुए बहुत हो चुका, क्योंकि अच्छा ही है अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनको भगाया जाएगा पार्लियामेंट से, तो अच्छा ही है कि हम रिजाइन कर दें। और उसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शन होता है 1990 में, 1999 में होता है, लेकिन 1990 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। जो 1990 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में होता है उसके अंडर में थर्ड जनरल इलेक्शन होता है। और इस जनरल इलेक्शन में फिर से नेशनल कांग्रेस वापस आते हुए विद मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, ठीक है। गिरिजा प्रसाद की सरकार 2000 में फिर वापस आती है, क्योंकि गिरिजा प्रसाद की सरकार को हटा करके 1999 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें नेपाली कांग्रेस जीती जरूर थी, बट नॉट अंडर दी गिरिजा प्रसाद रूल, बट अंडर कृष्ण प्रसाद भट्टारिया, केपी भट्टारिया। लेकिन फिर से 2000 में गिरिजा प्रसाद कोइराला केपी भट्टारिया को हरा करके रिप्लेस करके फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मतलब गिरिजा प्रसाद फिर से 2000 में प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं। अब 2000 में क्या होता है कि माओइस्ट लोग जो हैं जब देख रहे हैं कि ना उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ढंग से हो पाया, ना उसकी बात जो है किंग सुन रही है, तो एक तरफ किंग है, एक तरफ नेपाली कांग्रेस है और एक तरफ माओइस्ट है, और माओइस्ट की बात दोनों में से कोई नहीं सुन रहा है। तो 2001 में एक नरसंहार होता है खतरनाक, जिसको कहते हैं रॉयल मैसेकर। इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए, रॉयल मैसेकर 1 जून में होता है, जिसमें ऑल द मेंबर्स ऑफ द किंग बीरेंद्र वर किल्ड। बताने की जरूरत नहीं है किसने मारा है, बस एक उनका जो बच्चा है प्रिंस वो बच जाता है एंड ही बिकम्स द न्यू किंग। उनका नाम है प्रिंस ज्ञानेंद्र। इस सिचुएशन को देखकर नेपाली कांग्रेस के खिलाफ लोग जो है अपना आक्रोश दिखाना शुरू करते हैं, और इवेंचुअली गिरिजा प्रसाद कोइराला को रिजाइन करना पड़ता है। और उनके जगह पे पता है कौन आता है? फिर से आते हैं शेर बहादुर दुबे। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वन बाय वन एक के बाद एक होता जा रहा है इवेंट। और इनफैक्ट रिपीटेशन में, लीडर्स में रिपीटेशन हो रही है बारी बारी। और फिर जब शेर बहादुर की सरकार फिर से बनती है तो वो क्या करते हैं? वो एक पीस नेगोशिएशन करते हैं माओइस्ट के। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट के लिए देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू।